हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। कितने पेपर हो गए आप लोगों के। हम्म। ठीक है। और तबीयत तबीयत ठीक है। होली कौन कौन खेल रहा है आपकी। हाँ हाँ, अभी तो 20 डेज हैं आपकी होली में। हाँ, 7 को चलेगी। हम्म। आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ। किसी में भी टैलेंट एक जैसा नहीं होता। ऑल ऑफ अस डोंट हैव इक्वल टैलेंट। हम सब में एक इक्वल टैलेंट नहीं होता है। जैसे मैं एक बात बताऊं अपनी एक क्लासमेट की। हम लोग तो सब पढ़ने में ही थे, लेकिन उसका ड्राइंग में बहुत मन लगता था। उसकी कोई भी कॉपी ऐसी नहीं होती थी। हमारी फ्रेंड है, आज भी मैं उससे मिलती हूँ, क्लासमेट है हमारी। हम लोग क्लास 5-6 से साथ ही में थे और आज तक साथ ही में है। तो उसकी कोई कॉपी ऐसी नहीं होती थी, कॉपी टेबल चेयर उसके घर में भी, जहां पे पेंटिंग्स ना हो। कहीं आंख बनी होगी तो कहीं नोज बनी होगी, कहीं लड़की का पूरा फिगर बना होगा, कहीं लड़के का, कहीं फेस बना होगा। जो भी कुछ देखती थी उसको हूबहू उतारने की पूरी कोशिश करती थी। उसे निफ्ट किया हुआ है। आज वो इंटीरियर डिजाइनर है और हम लोग एज अ टीचर हो गए हैं। और वो आज एक इंटीरियर डिजाइनर है और मैरिड है और एक बेबी भी है उसके 6-7 मंथ की। तो वो इतनी होशियार थी, इतनी अच्छी थी, टैलेंटेड थी। उसकी ड्राइंग देख के हम लोग सोचते थे कि काश हम लोग ऐसा कर लें, बट ऐसा टैलेंट हम लोगों पे था नहीं। इसीलिए कहा जाता है ऑल ऑफ अस डोंट हैव इक्वल टैलेंट। हम लोगों के पास, सबके पास एक जैसा टैलेंट नहीं है, बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती। जैसे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी डॉक्टरेट करने की, ठीक है। एमबीबीएस के मैंने कोचिंग की, सीपीएमटी की कोचिंग की, मैंने दिया भी। सीपीएमटी उस वक्त कहा जाता था, जो नीट कहलाता है, पहले उसे सीपीएमटी कहते थे, ठीक है। कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। तो उस वक्त सीपीएमटी की तैयारी की मैंने 2.5 years किया। और फर्स्ट ईयर में मुझे प्राइवेट मिला, सेकंड में भी प्राइवेट मिला, बट बीडीएस में मिला था। फर्स्ट ईयर में जब मिल रहा था तो आयुर्वेदिक मिल रहा था। तो मेरे फादर ने मुझे मना कर दिया था कि वी आर नॉट कैपेबल। तो हमने छोड़ दिया वो सपने ही देखना। नहीं, आज मैं भी एक डॉक्टर होती, डॉक्टर प्रगति रस्तोगी, जो आज नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी सभी को इक्वल मिलती है, लेकिन किसी को अपॉर्चुनिटी कहीं पे रोक देती है। उन्होंने कहा था गवर्नमेंट कॉलेज अगर हो जाता है तो मैं करा दूंगा, बट अनलकी थी मैं, या कह लो मेरा टाइम अनलकी था कि नहीं हुआ किसी वजह से। आज भी मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट टीचर के लिए मैंने टेट वगैरह सब क्वालिफाई कर रखा है। लेकिन कभी कोई मैं मैरिट में रह जाती हूँ, तो कहीं किसी चीज में जनरल कैटेगरी में कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स मिलता है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने टैलेंट को डेवलप करने की। ऑल ऑफ अस डोंट हैव इक्वल टैलेंट, बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट, है ना। हम सबको टैलेंट को डेवलप करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन कोई बन जाता है, कोई मिट जाता है, वही बात है। इसलिए बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि मौका सभी को मिलता है। कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है, ठीक है। इसलिए अपने टैलेंट को पूरी कोशिश करिए कि उसको हासिल कर लीजिए। जो चाहते हैं आप अपने टैलेंट को निखारिए। जो आप करना चाहते हैं वो जरूर करें। उसका शुरू से सपना था मेरी फ्रेंड का कि वो आर्ट के उसमें जाए, पढ़िए, जबकि वो मैथ्स लेके है। वो मैथ्स साइड थी, ठीक है। एमसीपी लिए थी, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स। हाँ, उसने फिर निफ्ट किया हैदराबाद से। आज वो इंटीरियर डिजाइनर है। फिलहाल इस वक्त वर्किंग पे नहीं है क्योंकि बेबी है उसकी छोटी। दिल्ली में जॉब करती थी वो इंटीरियर डिजाइनर में। बहुत मेहनत की है उसने। आज भी मुझे याद है उसकी मेहनत, उनकी मम्मा पापा की मेहनत। उनकी मम्मी कैसे किस बच्चों को पढ़ा के कितना उन्होंने मेहनत की अपने तीनों बच्चों को लाइन में लाने के लिए। तो अपने बच्चों के टैलेंट को निखारने के लिए उन्होंने कभी भी किसी भी चीज में पीछे कोताही नहीं की। मतलब किसी भी चीज को, बच्चों को, चीजों में नहीं, बट पढ़ाई में उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पढ़ना है अच्छी जगह से, गवर्नमेंट कॉलेज से, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने सब किया, ठीक है।
तो वही मैं कह रही हूँ, अपने टैलेंट को मत दबाइए, अपॉर्चुनिटी बराबर सबको मिलती है, आप आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। मैंने आप लोगों से कहा था कुछ हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, इनके कुछ हमारे टाइप्स हैं जो स्टेनिंग में आते हैं, स्टेन करने पे आते हैं। मेजर कैटेगरी इनकी है ग्रैनुलर एंड नॉन ग्रैनुलर। ठीक है, कौन कौन सी है? ग्रैनुलर और नॉन ग्रैनुलर है। जो हमारे ग्रैन्यूल्स हैं ये, ठीक है, ग्रैन्युलर होते हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इनका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कंटेन, इनमें क्या होता है? इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स होते हैं, दानेदार होता है। ठीक है, ग्रैन्यूल्स ऐसे समझ लीजिए। और ये जो न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस इनका कंस्ट्रिक्टेड होता है, लोब्स में बटा होता है। लोब्स क्या होता है? जैसे कि ये है, इसके ये लोब्स बटे 1 2 3 4, ठीक है, लोब्स हो गया, उनके पार्ट हो गए। ग्रैन्युलर के हमारे 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। जो हमारा न्यूट्रोफिल्स होता है ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है हमारे डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, इनका रोल एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमारे पाए जाते हैं 62%। और इनमें क्या होता है? जो इनका न्यूक्लियस होता है 3 या 4 लोब्स होते हैं। 3 कैसे होते हैं? ऐसे 3 होते हैं, 4 तो ऐसे ही होंगे। ठीक है, और जो इनका ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, साइटोप्लाज्म कैसा होता है? ग्रैन्युलर होता है। स्टेन विद न्यूट्रल डाइज, इनकी जो स्टेनिंग होती है, इनको देखा जाता है, उसमें न्यूट्रल डाई यूज की जाती है। ठीक है, जिससे कोई भी रिएक्शन ना हो, एसिड बेस ना हो। इनगल्फ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को खा जाते हैं। इनगल्फ मतलब होता है खा जाना। ठीक है, और ये कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। हमारी बोन्स के अंदर बोन मैरो पाई जाती है, उनमें बनते हैं। दूसरा है इओसिनोफिल्स, ये हमारा 2.3% पाया जाता है। काउंट इंक्रीज इन एलर्जीज, और जो इनका काउंट है वो कब बढ़ता है? जब हमें कोई एलर्जी हो जाती है, जैसे किसी को ठंड से एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, तो इनके नंबर्स क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं इओसिनोफिल्स के। ये हमारी कब एक्टिव होती है? जब हमें एलर्जी हो जाती है किसी चीज से, किसी चीज से हमें प्रॉब्लम हो जाती है। जिनका न्यूक्लियस होता है वो 2 लोब्स होते हैं, लाइक ऐसे, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, इसमें जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं वो बड़े पाए जाते हैं, लार्ज होते हैं। स्टेन डार्क रेड विद इओसिन, जो इनको स्टेनिंग की जाती है, इनका एसिड डाई से किया जाता है, इनका न्यूट्रल डाई से किया जाता है स्टेनिंग। कलर, स्टेन मतलब कलर हो गया, ठीक है, जिससे हम इनको पहचान सकें, देख सकें। इनको स्टेन किया जाता है डार्क रेड, जिसके साथ होता है हमारा इओसिन। ठीक है, ये इनका फंक्शन क्या होता है? ये भी बैक्टीरिया खा जाती हैं। एंटीटॉक्सिन ये रिलीज करती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं? एलर्जी के अकॉर्डिंग एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन क्या होता है? अगर कोई टॉक्सिक चीज हमारे अंदर है, बन रही है या आ गई है बाहर से, तो उसके लिए हमें एक एंटीटॉक्सिन चाहिए होता है, जो ये प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? एंटीटॉक्सिन बनाती हैं, सिक्रीट करती हैं जब हमें जरूरत होती है। टॉक्सिन को, जहर को मारने के लिए एंटीटॉक्सिन का यूज होता है। ठीक है, और ये कहाँ बनती है? हमारी इओसिनोफिल्स, ये भी हमारी बोन मैरो में बनती हैं। थर्ड हमारा बेसोफिल्स, ये हमारा 0.4% पाया जाता है। न्यूक्लियस लार्ज एंड इनडिस्टिंक्टली लोब्ड, ये बड़ा होता है लेकिन इनके लोब्ड बटे अकॉर्डिंगली नहीं बटे होते हैं। ग्रैन्यूल्स इनके बेसिक डाइज होते हैं, मतलब बेस होता है, इसमें एसिडिक डाई यूज हो रहा था, इसमें न्यूट्रल, इसमें बेसिक डाई यूज हो रहा है जिसका नाम है मेथाइलिन ब्लू। ठीक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। वैसे इसमें कौन सा डाई यूज हो रहा है? मेथाइलिन ब्लू। ये रेड कलर की हो जाती होगी एसिड रेड को यूज करके, डार्क रेड को, और ये कैसी होती है? न्यूट्रल डाई किसी भी कलर की हो सकती है, और ये ब्लू कलर की हो जाती होगी डाई होने के बाद। रिलीज केमिकल्स, ये एक केमिकल रिलीज करता है जिसको कहते हैं हिस्टामाइन। क्या कहते हैं? हिस्टामाइन कहते हैं। फॉर इन्फ्लेमेशन, जिससे क्या होती है? जलन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। विच डायलेट ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स को क्या करती हैं? जब उसमें हमारे क्या होते हैं? इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो एक हिस्टामाइन केमिकल ये निकालते हैं जिसकी वजह से जलन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, और ये उसको क्या करते हैं? ब्लड वेसल में मिला देते हैं। और ये भी कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। तो ये थे हमारे ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसीज के टाइप जो स्टेनिंग से होते हैं, और ये नॉन ग्रैन्युलर है। नॉन ग्रैन्युलर क्या होते हैं? इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म
विदाउट ग्रैन्यूल्स। जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो विदाउट ग्रैन्यूल्स होता है और इनमें एक सिंगल बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे यहाँ पे है। इसके 2 टाइप्स हैं, इनके 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रो, इओसिनो, बेसोफिल्स। ठीक है, तो इसकी आप याद कर सकते हैं ग्रैन्युलर में NEB, नेब, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ठीक है, ये इसका क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक्स है, नेब से याद कर लीजिए कौन कौन से हैं, और इसका LM से याद कर लीजिए, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये 30% होते हैं, 30% होते हैं, और ये सबसे छोटी हमारी WBC होती है, विच इज द स्मॉलेस्ट WBC, दैट विल बी द लिम्फोसाइट। इनका परसेंटेज कितना होता है, 30% होता है। सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारा ग्रैन्युलर का होता है, न्यूट्रोफिल्स का। ठीक है, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडी क्या होते हैं, जो एंटीटॉक्सिन मैंने बता दिया। एंटीबॉडी क्या होता है, मैंने उस दिन आपको डिफ्रेंशिएट किया था, एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन होता क्या है ना, किया तो था, नहीं किया था, किया था। एंटीबॉडी क्या होते हैं, जैसे हमारी जो कह सकते हैं जो ब्लड हमारे प्रोड्यूस करते हैं केमिकल सब्सटेंस पॉइजन से, लिम्फोसाइट हमारे जो हैं इसमें ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। ये क्या करती हैं, जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने वाले बैक्टीरिया क्या कहते हैं, एंटीबॉडी तैयार कर देते हैं, कि जिससे वो हमारे अंदर जब अटैक करें जर्म्स और बैक्टीरिया तो ये उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वो कौन लड़ता है, हमारे लिम्फोसाइट के प्रोड्यूस किए हुए एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये बनते कहाँ हैं, बोन मैरो में, लिम्फ ग्लैंड्स में। लिम्फ ग्लैंड्स में क्या क्या आता है आपका, इसमें आता है लीवर और स्प्लीन। ठीक है, लीवर और स्प्लीन आते हैं। फिर मोनोसाइट्स, मोनोसाइट का परसेंटेज कितना होता है, 5.3। ये लार्जेस्ट WBC है हमारी, ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। न्यूक्लियस इसका लार्ज होता है, किडनी शेप का होता है। किडनी शेप कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, किडनी शेप का होता है। एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसफॉर्म्स द मैक्रोफेजेस। जब ये इन्फेक्शन की साइट में जाते हैं, जब जैसे कहीं इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो वहां ये क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस बना देते हैं, जिससे कि वो जल्दी से कवर अप हो जाए, वहां पे ज्यादा जर्म्स वगैरह ना लग पाए। ये क्या करते हैं, जर्म्स को खा जाते हैं, इंजेस्ट कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं। और ये भी कहाँ प्रोड्यूस होते हैं हमारे, ये भी प्रोड्यूस होता है हमारे बोन मैरो में। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स, ये याद रख लीजिए। इनके टाइप्स याद करने के लिए NEB, नेब, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, इनका LM। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ये 5 को याद करने के लिए BAML। ठीक है, लेकिन ऐसे याद करिए तो ज्यादा इजी रहेगा, जो मैंने ये बताया है, इससे आपको ग्रैन्युलर से याद रहेगा। GNEB ये ग्रैन्युलर के हो गए, NGLM, ठीक है, ये नॉन ग्रैन्युलर के लिम्फोसाइट और मोनोसाइट हो गए। अब हम बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। ये 3rd टाइप है हमारे ब्लड का कंपोजिशन का। कौन कौन सा, तीसरा कौन सा हमारा, ब्लड प्लेटलेट्स। हमने RBC पढ़ ली, हमने WBC पढ़ ली, अब हम 3rd पढ़ते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ये क्या कहलाते हैं, हमारे ब्लड क्लॉटिंग इनिशिएटर कहलाते हैं, इनिशिएटर्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो इसका जो पहला टाइप है वो, इसको हम थ्रोम्बोसाइट से कहते हैं। जैसे हमारा RBC को एरिथ्रोसाइट, तो उसको ल्यूकोसाइट, WBC को, और इसको क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, ओवल होता है, इट्स ओवल और राउंड स्ट्रक्चर। ये ओवल शेप का होता है या फिर राउंड स्ट्रक्चर होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और ये ब्लड में फ्लोट करता रहता है। ठीक है, या तो इस स्ट्रक्चर का होता है या ऐसा स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, ये फ्लोट करते रहते हैं। अबाउट 200,000 to 400,000 पर मिलीमीटर क्यूब ये हमारे उसमें पाए जाते हैं। कितने होते हैं, 200,000 to 400,000। ठीक है, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 to 5 days होता है, सबसे कम इन्हीं का होता है। ये कितना रहते थे, WBC हमारा, WBC हमारा रहता था 2 weeks या 1 week। हाँ, कितना बताया था, 2 weeks बताया था। ये जो हमारे रहते हैं ये 2 weeks रहते हैं, 2 weeks ऑलमोस्ट 14 days।
और ये कितना रहते हैं 3 to 5 डेज, और हमारी जो आरबीसी रहती है वो कितनी रहती है 120 डेज। ठीक है, सबसे ज्यादा आरबीसी ही हमारी रहती है। 120 डेज समझ लीजिए कितना हो गया हमारा 4 मंथ हो गया। 1 मंथ में 30 के अकॉर्डिंग ले लीजिए तो 4 मंथ हो गया, 4 3 12 है ना, तो 120 डेज तो 4 मंथ हो गए। डेराइव फ्रॉम सम जायंट सेल्स, ये कुछ बड़ी सेल से बनते हैं जिनको कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। क्या कहते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। इन द रेड बोन मैरो, ये किस में पाई जाती है? रेड बोन मैरो में पाई जाती है, जिससे ये बनती हैं, डेराइव होती हैं। इनका लाइफ स्पैन होता है 3 to 5 डेज। डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, ये कहाँ जाके मरती हैं? खत्म होती हैं, डिस्ट्रॉय होती है, स्प्लीन में जाके मरती हैं। हेल्प टू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और ये क्या हेल्प करती हैं? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इनमें हमारा विटामिन के भी पाया जाता है जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, प्लेटलेट्स हो गया। प्लेटलेट्स के हम फंक्शंस पढ़ लेते हैं और इस प्लेटलेट को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लड का हम फिनिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम और भी चीजें हैं इस चैप्टर में, आपका हार्ट भी आ जाता है इसी चैप्टर में, वो भी बताऊंगी। एक एक क्लास में एक एक चीज पूरी फिनिश करूंगी। ठीक है, एक साथ नहीं उठाऊंगी, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप पुट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भेज के। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर दूंगी एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, अब हम इनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। फंक्शंस, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो ये क्या होते हैं? इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं ना। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, जो हमारे कोगुलेशन का काम करते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग, कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन का काम करते हैं, क्लॉटिंग का काम करते हैं। ठीक, जैसे क्या होता है, अगर कहीं पे हमारी ब्लड वेसल में कोई कट लग जाता है, ठीक है, अगर हमारी ब्लड वेसल में कहीं कोई कट लग जाता है तो क्या होता है, हमें उसके ब्लड को रोकने की जरूरत होती है। जैसे कट लग गया हमारे फिंगर में, तो इस ब्लड को हम रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? कभी हल्दी लगा लेंगे, रोली लगा लेंगे, जिससे क्या होगा, उनमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लड क्लॉट में जल्दी से जल्दी क्लॉटिंग करवा देते हैं। ठीक है, तो वुंड में हमारा क्या हो, क्लॉट हो जाए जल्दी से जल्दी, हमारा ब्लड का फ्लो रुक जाए। ठीक है, एंड द स्टॉप टू द फ्लो ऑफ ब्लड। अगर नहीं होता है और ब्लीडिंग होती रहती है तो क्या हो सकता है, हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी, सभी चीज की कमी होगी ना, क्योंकि सर्कुलेशन हमारा कौन करता है? ब्लड ही सब चीज का सर्कुलेशन करता है हमारी बॉडी में। तो अगर नहीं रुकेगा तो हमारी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। ठीक है, इसको हम कोगुलेशन भी कहते हैं। इसमें हमारे कुछ क्या है, स्टेप्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे? सबसे पहला है हमारा जो इंजर्ड टिश्यूज होते हैं, इंजर्ड टिश्यू सेल्स एंड द प्लेटलेट्स। और जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं विच disintegrate at the site of the wound। यहां पे ये एक रिलीज करते हैं सब्सटेंस, रिलीज अ सब्सटेंस थ्रोम्बोकाइनेज। कौन सा सब्सटेंस रिलीज होता है? थ्रोम्बोकाइनेज होता है। इसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं उसको। इसमें एक हमारा स्टुअर्ट फैक्टर भी होता है। सबसे पहले हम पहला पॉइंट समझ लेते हैं, फिर आगे के पॉइंट समझते हैं। जो इंजर्ड टिश्यू सेल्स होते हैं या प्लेटलेट्स होते हैं, ये डिसइंटीग्रेट होते हैं कहाँ पे? जैसे ही जहां पे चोट लगी वैसे ही यहाँ पे एक हमारा सब्सटेंस रिलीज हो जाता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोकाइनेज।
जिसको हम और क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। ठीक है, अब जब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ रिलीज हो चुका है तो ये क्या करता है, एक एंजाइम सिक्रीट करता है। ठीक है, इसका सेकंड देखते हैं क्या है। थ्रोम्बोकाइनेज इट एक्ट एज अ, ये किसकी तरह काम करेगा, एंजाइम की तरह काम करता है। ये एक एंजाइम की तरह काम करेगा। ठीक है, किसकी तरह, और इसमें क्या पाए जाते हैं, इनमें हमारे पाए जाएंगे कैल्शियम आयंस एंड हेल्प ऑफ द कैल्शियम आयंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो हमारे क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम पाए जाते हैं, उससे रिलेटेड ये आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इट कन्वर्ट्स अ सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्रोथ्रोम्बिन में। प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, जो ये प्रोथ्रोम्बिन बनाता है ये हमारा इनएक्टिव होता है। कैसा होता है, इनएक्टिव। और जब प्लाज्मा के साथ ये बना लेता है तो ये किसमें बना लेता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसा होता है, ये एक्टिव मोड में होता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में। और इसमें हमारा एक पाया जाता है विटामिन के। विटामिन के हमारा एक क्या कहते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है। कैसा है ये हमारा, फैट सॉल्युबल है। ठीक है, फैट सॉल्युबल है, जो प्रोथ्रोम्बिन में जरूर होता है, क्योंकि इसके बिना ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। जिनके ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है उनको विटामिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अगर इसकी कमी होगी तो ब्लीडिंग होती ही जाएगी और वो रुकेगी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो काम करता है थ्रोम्बोकाइनेज, ये एक एंजाइम की तरह काम करता है। और ये इसमें क्या निकलते हैं, हमारे कैल्शियम आयंस निकलते हैं। जो कैल्शियम आयंस इसमें प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं सब्सटेंस को किसमें, प्रोथ्रोम्बिन में, प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन में। और प्रोथ्रोम्बिन किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये भी एक एंजाइम है। और जब ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म में आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में। ठीक है, और इसमें एक विटामिन के हमारा जरूर होता है। ये हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारा इसमें पाया जाता है, जरूर से जरूर। बिना इसके क्लॉटिंग नहीं पॉसिबल है। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, जो हमारा ये थ्रोम्बोकाइनेज होता है। ठीक, थ्रोम्बिन जो होता है, थ्रोम्बिन में हमारा क्या पाया जाता है, कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं जो हमारे फाइब्रिनोजेंस बनाते हैं। तो जो हमारा थ्रोम्बिन है